नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करनी है एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के बारे में। एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आपने अपनी एग्जाम की दिनांक चेक कर ली होगी कब आपका एग्जाम है। तो तीन प्रकार के विद्यार्थी यहाँ पर होंगे। ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका एग्जाम शुरुआती 5 से 7 दिनों के बीच में है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका एग्जाम बीच में पड़ेगा, मतलब आज से 12-15 दिन के आसपास उनके पास होंगे एग्जाम को शुरू होने में 20 दिन के आसपास का समय। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका एग्जाम अंत में होगा या अब से 20-25 दिन बाद होगा। तो जो ये वीडियो है, इन सभी प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है कि आखिर अब इस एग्जाम को लेकर इनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। शुरुआत में हम चर्चा करेंगे उन विद्यार्थियों की जिनका एग्जाम शुरुआती दिनों में है। हम सभी जानते हैं 12 अगस्त से एग्जाम शुरू होने हैं। आज है 10 अगस्त, 11 अगस्त बस हमारे बीच में है, 12 से एग्जाम शुरू होने हैं। तो 12, 13, 14, 15, 5-7 दिनों के भीतर जिन विद्यार्थियों के एग्जाम है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या आपको स्ट्रेटेजी अब अपनानी है एग्जाम को लेकर? आपको अपनी मन स्थिति को कैसे नियंत्रित करना है या नियंत्रण में रखना है? क्या अब टेस्ट लगाने चाहिए या नहीं? दोस्तों, टेस्ट लगाने पर मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, आपके लिए वह वीडियो जरूर देखना चाहिए। और इस वीडियो में भी हम चर्चा कर लेंगे कि क्या अब आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या नहीं, किस प्रकार से चीजों को डील करना है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि आखिर एग्जाम में जो पेपर होता है उसकी एक आइडियल सिचुएशन या उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। कई बार हमसे कहा जाता है कि इतने प्रतिशत एग्जाम में प्रश्न आसान आते हैं और इतने प्रतिशत एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं वो डिफिकल्ट आते हैं। लेकिन दोस्तों, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, एक पोर्शन ग्रे वाला भी होता है। तो उस ग्रे वाला जो एरिया है उसकी चर्चा भी हमें करनी है। शुरुआत हम इसी बिंदु से कर देते हैं अपनी। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। शुरुआत हम कर लेते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से हम कहते हैं कि यार ये शिफ्ट कठिन हो गई, ये शिफ्ट आसान हो गई। तो कितने प्रश्नों का ऐसा अंतर होता है आसपास कि शिफ्ट कठिन और आसान हो जाती है, इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि हम सभी जानते हैं नॉर्मलाइजेशन होता है तो 5-7 नंबर का फर्क पड़ता है। किसी के 3-4 नंबर कम हो गए, किसी के 4-5-6 नंबर बढ़ गए। तो नंबर 5-6 का पड़ता है, लेकिन फर्क कैसे आता है? जैसे दो कैंडिडेट हैं, ए और बी, इन्होंने एग्जाम दिया और दोनों के मार्क्स 70 थे। बी के 5 नंबर बढ़ गए और ए के 5 नंबर कम हो गए। तो दोस्तों, फर्क 5 प्रश्नों का या 5 नंबर का पड़ा, लेकिन जो अंतर है वो 10 नंबर का क्रिएट हो गया। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का दोहरा प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? जिसके नंबर कम होते हैं या बढ़ते हैं। उसके नंबर कम हुए या बढ़े, उसके अनुपात में बाकियों के जो नंबर होते हैं उससे भी प्रभाव पड़ता है। तो हम सोच लेते बहुत डिफिकल्ट हो गया, सारे क्वेश्चन कठिन कर दिया तो कठिन हो गई शिफ्ट। ऐसा नहीं होता, 2-4 क्वेश्चन से भी शिफ्ट कठिन और आसान हो जाती है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हमें करनी है ताकि एग्जाम के पहले जो आपके मन में टेंशन होती है कि यार शिफ्ट कठिन ना आ जाए, है ना, सामने वाले की शिफ्ट तो आसान आ जाएगी, मेरी कठिन आ जाएगी, तो जो ये टेंशन वाली सिचुएशन है इससे आप बाहर निकल पाए। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हम सभी जानते हैं आपका एग्जाम है, उसमें 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। और दोस्तों, जो मैं सिचुएशन आपको बताऊंगा उसमें कितने क्वेश्चन आने? 100 प्रश्न आने हैं। और आपको समय कितना मिलना है? 120 मिनट या आपको 2 घंटे दिए जाने हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों, पिछले बार का ट्रेंड देखें तो 55 से 60 जो प्रश्न थे वह मैथ्स और रीजनिंग के थे। तो यदि हम यहाँ पर 60 मान लें तो जो 60 प्रश्न है वो मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं। और जो बाकी के 40 प्रश्न होते हैं, 40 से 45, 55 से 60 ऐसा रेशियो रहता है। तो 40 से 45 जो प्रश्न होंगे आपके वो जनरल नॉलेज के होंगे, है ना, और जनरल साइंस के होंगे। 2 चीजें आएंगी। 100 प्रश्न आने हैं और इस प्रकार से प्रश्नों का विभाजन होगा। ठीक, सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे प्रश्नों का स्तर किस प्रकार से सेट किया जाता है। तो दोस्तों, जो जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे होंगे जिनमें आपको हो सकता है सोचना पड़े। आपने साइंस का कोई कॉन्सेप्ट पूछा और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आया तो हो सकता है आपको उसमें कुछ समय देना पड़े। इसी प्रकार से जीएस में आपने कभी पढ़ा था और आप दिमाग पे जोड़ देंगे तो कुछ समय आपको देना पड़ सकता है कि आप आंसर तक पहुंच पाए। लेकिन सामान्यतः जनरल साइंस और जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज में जो पैटर्न ईएसबी में चलता है, यहां पर आपको ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता। आप पर बन रही हैं चीजें तो आप पर बनेंगी, और नहीं बन रही है तो फिर आपको उसको
तुक्का मारना पड़ता है क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं है। तो आपको सजेशन रहेगा बढ़िया तरीके से बिंदास होकर टिक लगाएं। 2-4 एक्स्ट्रा सही हो गए तो आपका बेनिफिट उसमें है। तो किसी भी प्रकार से आप नकारात्मक ना हो। इवन जब आप पेपर कर रहे हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कि यार 100 में से सर ये 65 क्वेश्चन ही हम कर पाए, अब विचार आ रहा 75 से कम पर सिलेक्शन नहीं होना है। जो 35 है ना, उसमें भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि जो हम लगाएंगे वही सही होगा। पहले से हार मान के बैठ गए कि तुक्के तो लगने ही नहीं है, तो एक अलग समस्या हो जानी है। इससे क्या होता है, सारे पेपर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पेपर देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपने माइंड को सकारात्मक रखना है। हम ऐसा क्यों सोचे कि हम जो टिक लगाएंगे वो सही नहीं होगा। आपने ऐसा सोच लिया पर 4-6 क्वेश्चन आपके नहीं बने एग्जाम में, फिर आप इतने टेंशन में आ जाओगे कि यार ये तो नहीं बन रहे तो गलत होने ही है। बल्कि ऐसा नहीं होता। आपको सोचना है कि आप पे जो टिक लगाओगे वह आंसर सही होना है, ताकि जो आपके आगे क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उनको आप सकारात्मक रूप से सॉल्व कर पाओ। बिना प्रेशर के सॉल्व करोगे तो आप ज्यादा एक्यूरेसी के साथ और ज्यादा सटीकता से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। आपको ध्यान रखना है, दिमाग पर एग्जाम में लोड नहीं होना चाहिए। 60 55-60 नंबर की मैथ से रीजनिंग आनी है। हमें चर्चा करनी है टाइम मैनेजमेंट की। 120 मिनट हमें मिलने हैं टोटल, ठीक। और जो 40 प्रश्न आने हैं जनरल साइंस और जनरल स्टडीज के, वो एकदम फैक्चुअल प्रश्न बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे तो आपको टिक लगाना है प्रश्न पढ़ के। तो दोस्तों ये प्रश्न आप 20 मिनट में कर सकते हैं। तो जब 20 मिनट आप इस 120 मिनट में से जनरल साइंस और जनरल स्टडी को दे दोगे, फिर आपके पास 100 मिनट शेष रह जाएंगे। चलो 95 मिनट हम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो आपने 25 मिनट लगा दिए, दोस्तों वो 15 मिनट भी हो सकते हैं। तो 100 मिनट के आसपास हम मान के चलते हैं, 95 से 100 मिनट आपके पास शेष रह जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग को करने के लिए। और 60 प्रश्न आने हैं दोनों के मिला के, ठीक। हम जनरल स्टडीज की बात भी अलग से करेंगे कि किस प्रकार से अप्रोच रखनी है। पहले मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट का जरिया बता रहा हूँ। जनरल स्टडीज में आप कैलकुलेशन करके सॉल्व तो कर नहीं लेंगे, तो आपने 20 से 25 मिनट निकाल के रख लिए कि भाई इतने में हमारा जनरल स्टडी हमें सॉल्व करना है, ठीक। और जो 60 प्रश्न आपके बचेंगे उनके पास आपके लिए कुल मिलाकर 100 मिनट रहने वाले हैं, जो पर्याप्त टाइम होता है। और ये इस बात को भी इंडिकेट करता है कि आपको एग्जाम के समय टेस्ट लगाने के लिए प्रेरित नहीं होना है। मान लो 3-4 दिन आपके एग्जाम को बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, उस समय आप टेस्ट लगाने से बचे, मॉक टेस्ट लगाने से बचे। यदि आपको लगता है प्रैक्टिस करनी है तो आप अलग से क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लें, या उसी मॉक टेस्ट को सबमिट करके प्रैक्टिस कर लें। हो सकता है आप उस मॉक टेस्ट में टॉप कर जाएं, 90 नंबर ले आए। हो सकता है आप 50-60 नंबर लेकर आ पाए। यदि नंबर कम आ गए तब आपको समस्या होनी है। अब 2-4 दिन में यदि नंबर कम आ गए तो एग्जाम के दिन तक आपको वो नंबर याद रहने हैं। टेस्ट में नंबर कम आए थे तो जो आपके दिमाग पर असर पड़ेगा उस चीज का, वो आपके एग्जाम में बहुत नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकता है। इस बात का ध्यान रखें। तो आपको करना क्या है, टाइम आपको पर्याप्त मिलना है। जैसे बैंक का एग्जाम होता है, बैंक का जब जो ये एग्जाम होते हैं, ये टोटल प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है। इनमें क्या होता है, जैसे आरआरबी की यदि हम बात करें तो 45 मिनट मिलते हैं, 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ टाइम की बहुत कमी होती है। तो एग्जाम के एक दिन पहले भी लोग प्रैक्टिस सेट लगा के जाते हैं कि वो स्पीड मेंटेन हो जाए, वो गति बनी रहे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें 100 मिनट मिलने वाले हैं। यहाँ टाइम हमारे पास बहुत है, लेकिन हमें क्या फोकस करना होगा इसमें कि जो फॉर्मूले हैं, जो चीजें हमने पढ़ी हैं मैथ में, उनको हम बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लें। और यदि अभी हमने प्रैक्टिस कर ली और धोखे से नंबर कम हो गए, क्योंकि जनरल नॉलेज भी तो है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जनरल नॉलेज भी है और नंबर कम आ गए तो फिर ये जो टेंशन है, सरदर्द बनेगा, एग्जाम तक चलने वाला है। क्योंकि 2-4 दिन में आपकी स्थिति नहीं सुधरने वाली। और फॉर एग्जाम्पल आपने कल टेस्ट दिया था, आपके उसमें मान लो 65-70 नंबर आ गए और 3-4 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो 4 दिन में आप खूब मेहनत करेंगे और मन में ये स्टेबल कर लेंगे बात को, मन में इस बात को बिठा लेंगे कि 3-4 दिन में मैंने इतनी पढ़ाई कर ली होगी कि जो मेरा 65 स्कोर था उसमें 15 और जुड़ जाएगा। तो अब आप सोचेंगे कि मेरे यदि अब मैं टेस्ट दूंगा तो 80 नंबर आएंगे। ये सोचना है, टेस्ट नहीं देना। मान लो फिर 65 आ गए, फिर क्या करोगे? तो यदि आपने ऐसा किया, अब तक आप 65 करके आए थे लास्ट टेस्ट में, आपको चिंता हो रही थी, तो 2-4-5 दिन जितने बच्चे हैं खूब रगड़ के पढ़िए, रिवाइज करिए और सोचिए कि हाँ, अब जो 15 नंबर हमने और स्कोर करने थे, अब जो स्कोर 65 था वो 15 बढ़ के 80 हो जाएगा। और इस आत्मविश्वास के साथ आप एग्जाम देने जाएं। लड़ाई में दोस्तों आत्मविश्वास बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो पढ़ाई होनी थी आज से 10-15 दिन पहले तक आप कर चुके हैं। अब सारा गेम मेंटल है, मानसिक स्थिति का गेम बचता है अंत के समय में, चाहे एग्जाम हो या लड़ाई हो। स्ट्रेटेजी जो थी आपने सारी फॉलो कर ली, अपने हिसाब से पढ़ाई कर ली। तो कहने का मतलब क्या है, मॉक टेस्ट देने से अब वे विद्यार्थी बचे जिनके लिए 4-5 दिन एग्जाम को बचे। जिनके लिए 7-8 दिन है, 1-2 दिन और लेके देख लें, नंबर बढ़िया आ रहे हैं, फिर उसके बाद रुक जाएं। फिर रिवाइज क्या करें, जैसे कोई मैथ्स का पोर्शन है, हम बात कर लेते हैं एडवांस मैथ की, जिसमें फॉर्मूले ज्यादा होते हैं। काफी सारे बच्चे डरते हैं एडवांस मैथ से।
क्यों? नाम एडवांस रख दिया उसका। हम लोगों ने सोचा कि ये जो सेक्शन है उसको एडवांस मैथ बोल देते हैं। क्यों? फॉर्मूले लग रहे हैं। आपको एक बात याद रखनी है, कांस्टेबल के एग्जाम में पहली बात तो ज्यादा एडवांस मैथ आनी नहीं है, और जितनी भी आनी है उसमें से 70-80% क्या होनी है? फॉर्मूला बेस्ड आनी है। तो यदि आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, तो उसके बाद एडवांस मैथ एडवांस नहीं रह जाती। एडवांस मैथ फिर क्या बन जाती है? एडवांस मैथ उसके बाद सिंप्लीफिकेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला आपको पाई आर एल याद है? कमेंट सेक्शन में बताएं पाई आर एल किस चीज का फॉर्मूला है। आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, कुछ भी वैल्यू जो दी हुई है आपने वो पुट कर दी यहाँ पर। तो दोस्तों फिर सिंप्लीफिकेशन बना कि नहीं बना? तो इन लास्ट दिनों में आपको करना क्या है, जो आपकी बेसिक फॉर्मूले हैं एडवांस मैथ के, आप उनको रिवाइज कर लें। जो स्टैटिस्टिक्स होती है, सांख्यिकी जो चैप्टर है, यदि वहां से एक आध प्रश्न आता है तो उनको रिवाइज कर लें फॉर्मूले को। प्रैक्टिस आपको करनी है तो अलग से क्वेश्चन की करें, मॉक टेस्ट के रूप में ना करें। तो ये तो हुई बात कि मॉक टेस्ट क्यों नहीं लगाना है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। प्रैक्टिस करने का शौक आपको लगता है तो आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें दोस्तों। सबमिट करके यदि आपके नंबर कम आए, आप कितने भी बहादुर हों, लेकिन माइंड में बात रह जाती है कि सर नंबर कम हो गए थे, 65 नंबर आए थे, और दिमाग में रहना, हमें नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं है। प्रैक्टिस करनी तो सीधे क्वेश्चन उठाओ। मॉक टेस्ट का नाम क्यों चाहिए आपको? अब जब अंत के 4-5 दिन बचे, लगाने चाहिए, लेकिन अब वो समय रह नहीं गया डिमोटिवेट होके सारी चीजें सुधारने का। डिमोटिवेट हुए उतना समय नहीं है आपके पास, मानसिक रूप से प्रिपेयर होना है। हमने क्या बात कर ली, मॉक टेस्ट लगाने हैं या नहीं लगाने, तो उसकी चर्चा होगी। अब आप समझदार हैं, आप अपने हिसाब से करेंगे काम। अब बारी आती है जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में 40-45 क्वेश्चन जनरल नॉलेज जनरल साइंस के आने हैं। आपने खूब मेहनत करी होगी, तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां दो स्थिति आपके साथ उत्पन्न होगी। टाइम मैनेजमेंट हमने देख लिया, 20 से 25 मिनट आपको देने हैं, गोले भरने नहीं है, तो 15 मिनट में भी काम हो जाएगा। जितना टाइम यहाँ बचेगा उतना यहाँ बढ़ जाएगा, ये 100 मिनट के 105 मिनट हो सकते हैं। ठीक, तो अब जनरल नॉलेज में क्या होगा, जनरल साइंस में 40 से 45 क्वेश्चन आए, आपने खूब मेहनत करी थी, यहां पर भी व्यक्तियों को डिमोटिवेशन होता है। 40-45 क्वेश्चन आए, 20 हमें करेक्ट पता है, 20 का हमें पता नहीं है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि अब समस्या हो गई, इतनी मेहनत करने के बाद 20 प्रश्न सही हुए, 20 प्रश्न सही नहीं हुए, तो यहाँ पर फिर मानसिक स्थिति में समस्या उत्पन्न होती है, दिमागी रूप से परेशान होते हैं बच्चे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जब आपने इतनी मेहनत करी है, आप 20 प्रश्न सही कर पा रहे हो, तो बाकी लोग दोस्तों रोबोट थोड़ी ना है, भगवान थोड़ी ना है कि 40 के 40 सही कर देंगे। आपने 20 सही किए तो बाकी 19 ही कर पाएंगे, क्योंकि आपने खूब मेहनत करी है। आपने जब अटूट मेहनत करके 19-20 सही किए हैं, तो बाकी विद्यार्थी धरती के ही है, इंसान ही है, तो वो भी इतना ही करेंगे। आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है। 20 के आपने 10 भी किए, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने तो 10 कर लिए, बाकी तो 5 ही कर पाए होंगे। तो ये अप्रोच आपको जीके में रखनी है एग्जाम देते समय, जीके और जनरल साइंस में, कि जो आप पे बन रहा है तो आप पे बन रहा है, जो आप पे नहीं बन रहा वो दुनिया में किसी पे बन ही नहीं सकता। इतनी सकारात्मकता लेके हम चलेंगे तो जो बाकी 100 मिनट हमने मैथ रीजनिंग को बचाए हैं ना, उनमें दिमाग की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे चीजें चलती हैं। एग्जाम जो होता है, पहले हम एक बात और कर लेते हैं। 60 क्वेश्चन में दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग का रेशियो होता है। हम टेंशन में जो हमारा स्कोर 80 होना चाहिए, हम 60 तक रुक जाते हैं, 55, 65 यहाँ हम रुक जाते हैं। क्यों? अब जो 60 क्वेश्चन दोस्तों आने हैं मैथ्स और रीजनिंग के मिला के, इसमें दो चीजें आनी है, मैथ्स भी आनी है और रीजनिंग भी आनी है। यदि हम वेटेज मान लें 35-25 का, 30-30 का मान के चलते हैं दोस्तों, रीजनिंग सबको सही लगती है, सब कहते हैं रीजनिंग बड़ी आसान है, तो 30 में से 25 क्वेश्चन सब लोग उड़ा देते हैं रीजनिंग के। अब बची मैथ्स जो 30 क्वेश्चन आते हैं, इसकी चर्चा भी हमें करनी है। जब 25 आपने यहाँ पर उड़ा दिए, तो मैथ्स में आप 20 भी सही कर पाए, तो 60 में से 45 तो आपने वैसे ही सही कर लिए। और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन थे कितने, 40 में से आपने 20 बना लिए पढ़ के, तो 45 प्लस 20 कितने हुए, 65। ठीक, 65 क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास 35 क्वेश्चन का स्कोप है। यदि आप इसमें ए भी मारेंगे ना दोस्तों, तो संभावना होती है कि आपके 10 प्रश्न सही हो जाएंगे, तो 75 तो स्कोर आपका वैसे ही हो गया, चिंता करने की बात ही नहीं है। और पिछली बार से सीटें भी ज्यादा हैं, है ना, और 7 गुने बच्चे चुनने हैं, पिछली बार 5 गुने बच्चे चुने जा रहे थे। ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि आप सकारात्मक रहें। और दोस्तों इसके परिणाम आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी एक बार क्लियर कर चुका हूं, उसी आधार पर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। हाल ही में मैंने ग्रुप 4 का एग्जाम भी दिया है, उसमें मेरे 100 में से 86 मार्क्स है। उतना मेरा मैंने उतनी प्रिपरेशन उसकी कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे तरीके अप्लाई करके ही आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम के समय में आपके दिमाग को शांत स्थिर रखेंगी, आपको मोटिवेटेड रखेंगी, ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है एग्जाम में वो बढ़ जाए।
ठीक, तो 75 तो वैसे ही हो गए, और 2-4 क्वेश्चन जीके के और सही हो गए, 75 में भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन जीके के और सही हो गए, और मैथ रीजनिंग के मैंने मैथ में कितना बोला आपसे, 20 बोला, 30 में से 25 सही हो गए। मैं तो कम से कम संभावना ले रहा हूं ना यहाँ पर, फिर भी 75 हो रहे हैं आपके, बस दिमाग को स्थिर रखना है। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन का विभाजन होता है। 100 प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं, 100 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, पहली चीज। ठीक, अब प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, बहुत इजी प्रश्न होते हैं, मीडियम रेंज के होते हैं, और हार्ड लेवल के होते हैं। जो मीडियम इजी लेवल के प्रश्न होते हैं, जिन्होंने ना के बराबर तैयारी करी होती है, वे भी इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है एग्जाम में, 50 से 60 के आसपास। बहुत आसान प्रश्न होते हैं, थोड़ी बहुत तैयारी करने वाला विद्यार्थी भी इनको सॉल्व कर देता है। फिर बारी आती है मीडियम प्रश्नों की। जो मीडियम प्रश्न है, उनकी संख्या एग्जाम में 30 से 35 होती है, 10 के आसपास हार्ड प्रश्न होंगे। दोस्तों, हमारा नजरिया क्या होता है एग्जाम को देखने का, इजी प्रश्न और हार्ड प्रश्न। मीडियम रेंज के जो क्वेश्चन होते हैं, उनको हम खा जाते हैं, उनको हम ध्यान ही नहीं देते कि मीडियम रेंज के प्रश्न भी आते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन, हम इनको एक काम करते हैं, पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से मान लेते हैं। मान लीजिए 55 प्रश्न आसान आए, 35 प्रश्न आए आपके मीडियम लेवल के, और 10 प्रश्न आए हार्ड। तो जो इजी लेवल के प्रश्न होते हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी करी होती है, वे भी इनको आराम से कर जाते हैं। जो 35 प्रश्न होते हैं, जिन्होंने ठीक ठाक मात्रा में बढ़िया तैयारी करी होती है, 6-7 महीने 1 साल एग्जाम को दिया होता है, वो 35 क्वेश्चनों को बढ़िया से डील करते हैं। और जो 10 प्रश्न होते हैं, वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल लगते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम इन 10 प्रश्नों में फंस जाते हैं। जब हम 10 प्रश्नों में फंसे, तो फिर इन 35 प्रश्नों को हमें करने में समस्या होती है। इनमें हमने टाइम दे दिया, जो टाइम हमें इन प्रश्नों में देना चाहिए था, इन प्रश्नों में देना चाहिए था, हमने टाइम यहाँ दिया, तो इनके लिए समय कम पड़ता है। इनको साधने के चक्कर में हमारे ये 55 प्रश्न भी खराब होते हैं, और हम फिर ओवरऑल 55 स्कोर कर पाते हैं, 60-65 स्कोर करते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, जो आसान प्रश्न है उन्हें तो गलत करना ही नहीं है, और वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, जब जो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के, जो मैथमेटिक्स के नॉर्मल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो सीधे सीधे सॉल्व होते हैं, वो आप सारे सही करें। वो कैसे सही करेंगे, अंत समय में जब आप उन चीजों को रिवाइज करेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं, आपको यदि टाइम बचाना है तो इसको एक क्यूब, जो टेबल्स हैं आप उनको ध्यान रखें, उनको रिवाइज करें, और एग्जाम में जाके बढ़िया तरीके से जो आसान प्रश्न उनको सही करके आए। जो मीडियम क्वेश्चन है, यहाँ आपको ज्यादा टाइम देना होगा, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन की तुलना में। ये सीधे क्वेश्चन है, आप 1 मिनट में एक कर देंगे, जब 55 क्वेश्चन 55 मिनट में आपने कर दिए। दोस्तों, मैथ्स रीजनिंग दोनों को मिला, मैथ्स की और रीजनिंग की बात करें तो जो इजी क्वेश्चन को आप 1 मिनट में कर देंगे। जनरल नॉलेज तो दोस्तों कठिन हो चाहे आसान हो, आपको 20-30-40 सेकंड ही लगने, टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। तो जो 55 प्रश्न आपके आसान वाले हैं, उन्हें आपको गलत नहीं करना है। जो 35 प्रश्न है डिफिकल्ट वाले, उनमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। आपको सोचना क्या है, जो कठिन प्रश्न है, जो 35 प्रश्न मीडियम रेंज के या मध्यम स्तर के, उनके लिए आपको समय देना है। जो 10 प्रश्न है आपको लगता है कि रेंज से बाहर है, तो उनके लिए अंत समय के लिए छोड़ के रखना है। यदि समय मिलता है तो आप इन पर फोकस करें, बाकी 55 इन क्वेश्चन पर फोकस करें। सोचें कि 55 में से हमें 50 सही करने ही है कैसे भी करके, और जो 35 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 25 क्वेश्चन बनाने ही हैं। इस प्रकार से दोस्तों 75 तो आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे, और बचे 10 क्वेश्चन, इनको तो आपको छूने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर तुक्के आपने लगाए, तो ऐसा नहीं लगते ही नहीं है तुक्के, आप खुद सोचिए, आप ए पे मार देंगे तो 25% संभावना होती है, 10 में से वैसे भी 2-3 आपके सही हो ही जाने हैं। ठीक, और यहाँ पर भी जो 35 क्वेश्चन थे और यहाँ पर जो 5 थे, 5 क्वेश्चन आसान प्रश्न वाले तुक्के मारने बचे आपके पास, 10 क्वेश्चन मीडियम लेवल के बचे और 10 हार्ड लेवल के, तो 25 क्वेश्चन में तुक्का भी मार सकते हैं, बशर्ते टाइम मैनेजमेंट आपका सही हो। 25 में तुक्का मारेंगे तो 25% नहीं, यदि किसी 6 महीने के बच्चे से भी आप बोलेंगे ना हाथ में इंक लगा के, बेटा ABCD में तुक्के मारो, और सब ABCD कर देगा ना, तो प्रायिकता क्या कहती है कि 25 क्वेश्चन के आसपास 100 में से सही कर देगा। तो हम उससे भी कम मान के चलते हैं, हम उनसे भी छोटे बच्चे हैं, तो 25 की जगह 20% तो सही होंगे, तो 5 तो हमारे ऐसे इनमें सही हो गए। और दोस्तों 25 में से यदि आपने लॉजिक लगाए, अलग अलग तरीके से दिमाग लगा के एक्यूरेसी का काम किया, आपने एस्टिमेट लगाने का काम किया दोस्तों, एक्यूरेसी नहीं, यदि आपने लॉजिक लगा के थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा के भी आंसर किए तो 5 से 10 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 85 मार्क्स भी आप आसानी से ऐसा एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, पेपर 3 स्तर पर आना है। अब बात क्या बनती है कि सर पेपर की शिफ्ट कठिन आ गई, आसान आ गई। दोस्तों पता है समस्या कहाँ होती है, जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है ना, उनमें फ्लक्चुएशन होता है,
और थोड़े से हार्ड लेवल के। जो 55 क्वेश्चन आसान आ रहे थे, किसी शिफ्ट में क्या होगा, ये 55 आसान की जगह 50 क्वेश्चन को कर देंगे आसान, ठीक। और जो 35 मीडियम थे उनमें 40 मीडियम कर देंगे, या 35 मीडियम को 35 ही रखेंगे और जो हार्ड थे उनको 15 कर देंगे। तो ज्यादा फर्क नहीं होता दोस्तों डिफिकल्ट और कठिन में, लेकिन 5-7 क्वेश्चन के चलते जो विद्यार्थी की मानसिक स्थिति है वो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो पूरे पेपर को बिगाड़ के आ जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको ये सारी कहानी बताई, इजी, मीडियम और हार्ड लेवल की। दोस्तों दुनिया के हर एग्जाम में पैटर्न फॉलो होता है, सबसे ज्यादा संख्या होती है आसान प्रश्नों की, चाहे कैसा भी लेवल हो, कितनी भी कठिन शिफ्ट हो। आप कभी भी देखना, ग्रुप 4 का एग्जाम भी अभी हुआ था, वहां पर क्या था, अलग अलग शिफ्ट थी। तो जनरल नॉलेज जिसने नहीं पढ़ा उसको आसान आए कठिन ही लगना है, क्योंकि जो बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा। शिफ्ट में क्या होता है, 2-4 क्वेश्चन आसान कर दिए, 2-4 क्वेश्चन कठिन कर दिए, तो 2-4 क्वेश्चन के चलते जो आपकी मानसिक स्थिति होती है वो सारे आपके एग्जाम को खराब कर देती है। इस कारण से, और दोस्तों एक इंसान के साथ ऐसा नहीं होता, ये शिफ्ट में 90% विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है। वो इस कंडीशन को फेस करते हैं और सारा एग्जाम बिगाड़ देते हैं, और फिर वो शिफ्ट 5-7 क्वेश्चन के कारण डिफिकल्ट मानी जाने लगती है। और जो स्कोर आप 85 करने वाले थे वो 55, 65 करके आते हैं, बल्कि क्वेश्चन का फर्क कितना था, 5 से 10 या 7 क्वेश्चन। कितने कम होने चाहिए थे, 75। 85 के 75 होते, और यदि कठिन शिफ्ट होती तो आपके 3 नंबर बढ़ जाते और 85 वाले के 3 नंबर कम हो जाते, आप 78, फिर भी आप सिलेक्ट होते, क्योंकि जो कट ऑफ पहले 80 जाती, अब वो 78, 77, 75 तक जा सकती है। तो हम ये चीज समझते नहीं है, और हम ये सोचते कि यार मेरा पेपर शुरुआत में नहीं है, मेरा अंत समय में है। अब सारी शिफ्ट का जो दरमदार है कठिनता का हमारे ऊपर आ गया, ऐसा नहीं होता। 5-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उन 5-7 क्वेश्चन को आप पूरे 2 घंटे लेके बैठे रहते हैं, और उनका प्रभाव इन आसान प्रश्नों पर भी पड़ता है। दोस्तों वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन चीजों को देखना है ध्यान से और इनसे बचकर रहना है, ताकि एग्जाम में बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाओ। तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार से हमें टाइम को मैनेज करना है, किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है, और हमें टेस्ट लगाने हैं या नहीं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखें, 5-7 दिन बचे, टेस्ट मत लगाएं, रिवाइज करें, अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अब रिवीजन का क्या फॉर्मेट होगा, हर दोस्तों टॉपिक है, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो फॉर्मूला बेस्ड होंगी, जैसे कि सारा एडवांस मैथ हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और कुछ ऐसे और फॉर्मूले जो आप लॉजिकली मान लो सॉल्व नहीं कर पाते, आपको फॉर्मूला पता होता तो आप कर लेते हैं, तो उन ट्रिक्स को, उन फॉर्मूले को आप रिवाइज करें। इसी प्रकार से रीजनिंग, दोस्तों रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते हैं, बशर्ते कुछ ऐसी बेसिक सी चीजें गलत ना करें। जैसे कैलेंडर हो गया, वहां से प्रश्न आ गया, डाइस में किस प्रकार के नियम काम करते हैं, कई बार लोग क्लॉक को भी इसी प्रकार से करते हैं। तो जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस वाले टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करें। जनरल नॉलेज जो आपने अभी तक पढ़ा है उसमें ज्यादा परिवर्तन होने वाला है नहीं, तो आप चाहते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगते हैं रिवाइज कर लेने चाहिए, और प्रबल संभावना उनकी आने की, जैसे पॉलिटी से अक्सर प्रश्न आ जाते हैं। और बात करें करंट अफेयर की, यदि आपने अभी तक पढ़ा है जनरल नॉलेज या करंट अफेयर, तो जनरल नॉलेज का ही हिस्सा है। यदि आपने पढ़ा है करंट अफेयर को तो एक बार रिवाइज जरूर कर लें। 2-3 क्वेश्चन ईएसबी हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में डाल ही देता है करंट अफेयर के। अभी ग्रुप 4 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे, उसमें 17 नंबर की जनरल नॉलेज थी, उसमें से 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। कैसे क्वेश्चन आए थे, नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित आ जाते हैं, युद्ध अभ्यास से संबंधित आ जाते हैं, रैंक से संबंधित आ जाते हैं। तो जो पॉपुलर चीजें हैं, जो यदि आई प्रश्न में तो सब विद्यार्थी सही कर देंगे, तो उन्हें आपको गलत नहीं करना है, उनको आप रिवाइज करें। आपका जो अंतरात्मा है वो आपको बता देगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लगभग सब विद्यार्थी सही करेंगे। आसपास आपने पढ़ाई करी, आपका सर्कल होगा, आप समझते हैं कि ये चीज तो सब सही कर देंगे, ये चीज मुझे गलत नहीं करनी है, तो उसको रिवाइज करें। मैथ्स रीजनिंग में, रीजनिंग तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाना है, 2-4 जो है रूल्स एंड रेगुलेशन वाले टॉपिक उन्हें रिवाइज करें। मैथ्स की और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी तो अलग से क्वेश्चन में आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, यदि नंबर अब कम आ गया आपके एग्जाम में मूक में, तो फिर आपको ये टेंशन आपके एग्जाम तक रहने वाली है, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी एग्जाम के बारे में। ध्यान रखें, एग्जाम को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखना है, हार्ड एंड इजी प्रश्न में नहीं देखना है, ब्लैक एंड व्हाइट, बीच में ग्रे, अर्थात इजी, मीडियम और हार्ड, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। सबसे कम संख्या हार्ड प्रश्नों की होती है, सबसे ज्यादा संख्या इजी प्रश्नों की होती है, और फिर संख्या होती है गेम जो स्टार्ट होता है मीडियम प्रश्नों से होता है। हार्ड में हम फंस के मीडियम प्रश्नों को खराब कर लेते हैं, जिनमें टाइम देके हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसने मेहनत करी है थोड़ी बहुत, टाइम देगा तो मीडियम क्वेश्चन को बना ले जाएगा, लेकिन हम हार्ड को करने के चक्कर में मीडियम खराब करते हैं। और फिर जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेटिव, जो 55 क्वेश्चन आते हैं, मैंने सबको शामिल कर लिया उनमें, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। तो आप अनुमान लगा लें, मैं सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ तो मैथ की बात कर रहा हूँ, तो समस्या क्या होती है,
तो जब आसान क्वेश्चन को सॉल्यूशन का नंबर आता है तो वहां पर भी हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, कई बार प्रेशर में फिर फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा होता है, सॉल्व करते समय हाथ कांपते हैं कि अब साला 1 मिनट रह गया एग्जाम, मतलब कॉपी सबमिट करने को 3 क्वेश्चन है, तो हम 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन के दबाव में हम एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं ला पाते। तो अब जो काम बचा है स्ट्रेस मैनेजमेंट का बचा है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखें। उम्मीद है ये सारी वीडियो में जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं आपने ध्यान से सुनी होगी और आपको एग्जाम में बहुत लाभदायक होंगी। अब एग्जाम आ गया है, युद्ध आ गया है, आपको मानसिक रूप से जीतना होगा, उसके बाद ही आप वहां पर एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। यदि अब आपने टेंशन लिया तो समस्या हो सकती है। दोस्तों इसी प्रकार से ये वीडियो तो खैर थोड़ा लंबा हो गया है, 2-4 वीडियो और आपके लिए छोटे छोटे अभी आने वाले आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे में मिलेंगे, जो इस बात को लेकर होंगे जिनका एग्जाम सेंटर घर से 30-40-50 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है, उन्हें क्या करना है, जिनका दोपहर की शिफ्ट में है, जिनका सुबह की शिफ्ट में है, किस प्रकार से स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। यदि ये वीडियो आपको लाभदायक साबित होता है या फिर बढ़िया लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जो आपकी ही तरह एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को देने जाने वाले हैं, ताकि उनको भी हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके। लगातार मेहनत करें, एग्जाम में आपको बिल्कुल झंडे गाड़ के आने हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।